क्या वाकई ईरान पाकिस्तान के अंदर बैठक रद्द कर देगा? क्या वाकई पाकिस्तान की बैठक में ईरान नहीं जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त का। अगले 24 घंटे के अंदर क्या कुछ होने वाला है? पहले कहा जा रहा था कि बैठक शुक्रवार को होगी, लेकिन अब खबर यह है कि आज शुक्रवार को बैठक नहीं होगी, बल्कि कल शनिवार को बैठक होगी और इस बैठक के लिए पाकिस्तान के अंदर 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। यानी इस्लामाबाद में बाकी के जितने भी दफ्तर हैं, बाकी के जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उन सबको बंद कर दिया गया है और स्पेशल विशेष प्रोटोकॉल के तहत वो स्वागत करेगा, जिसमें इजराइल के प्रतिनिधि वो भी हो सकते हैं, जिसमें ईरान के प्रतिनिधि हो सकते हैं, जिसमें अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के दामाद खास तौर पर कहा जा रहा है कि वो जा रहे हैं, जरेड कुशनर वो जा रहे हैं, और स्टीव विटकॉफ, और हो सकता है कि जेडी वेंस वो जा रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा आयोजन, एक बड़ी बैठक पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा कि क्या ईरान इस बैठक में शरीक होगा? क्या ईरान इस बैठक में शामिल होगा या ईरान इस बैठक का बहिष्कार कर देगा? सवाल यह भी कि क्या ईरान यह भी मैसेज दे सकता है कि लेबनान में जिस तरीके से आपने हमले किए और सीज फायर की जो शर्तें थी उनका आपने पहले ही उल्लंघन कर दिया, तो ऐसे में हम इस बैठक का, पाकिस्तान की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं? क्या ईरान यह भी मैसेज दे सकता है? या फिर ईरान की तरफ से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची साहब वो इस बैठक में आएंगे, या अगर वो नहीं आते हैं तो कम से कम ईरान की तरफ से एक स्पेशल डेलीगेशन वो भेजा जाएगा, या फिर ईरान की तरफ से ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ वो आएंगे? कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये इस वक्त के सारे बड़े सवाल चल रहे हैं। और मैं इस खबर के अंदर अमेरिका और इजराइल की जो काली करतूत निकल करके सामने आई है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। और क्या होगा, क्या नहीं होगा 24 घंटे में, ईरान क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इस पर भी बात करेंगे। 2-3 चीजें आप बहुत आसान भाषा में समझ लीजिए कि आखिरकार ये मसला क्या है और किस तरीके से ये मसला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर मैं अपनी तरफ से कहूं तो मैं ये कहता हूं कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस किसी भी कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। अगर ये युद्ध आगे बढ़ा तो पूरी दुनिया के लिए संकट है, पूरी दुनिया उस संकट की चपेट में आ जाएगी। लिहाजा अच्छा तो यह है कि किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर इस युद्ध को यहां पर रोका जाए। और ये जिम्मेदारी बड़े लोगों की बनती है, जो अपने आप को बहुत बड़ा बताते हैं, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। पाकिस्तान तो एक होटल का काम कर रहा है, पाकिस्तान तो एक वेन्यू भर है सिर्फ। पाकिस्तान सब जानते हैं कि उसकी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है। बहुत सम्मान के साथ में मैं ये बात कह रहा हूं, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है वहां के, और सम्मान किया जाना चाहिए उनका भी, सबका। वो पिछले जब से सीज फायर हुआ तब से अपने पीआर में लगे हुए हैं कि मैंने मेलोनी से बात की है, मेरी इजिप्ट में बात हुई है, मेरी इसमें बात हुई है, मेरी उसमें बात हुई है। लगातार वो ट्विटर पर वो फोटो के साथ में फोन कॉल किसका आया है, किसका मैसेज आया, सब कुछ बता रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का पीआर है। तो पाकिस्तान मजे ले रहा है, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि उसके लिए एक बड़ा मौका भी है, और ये मजे उसके बनते भी हैं कि भारत जैसे बड़े मुल्क को ना चुन करके पाकिस्तान को चुना गया। कहीं ना कहीं जो है वो, अगर डिप्लोमेसी में अगर आप इसको देखेंगे तो भले ही आप इसको नकारें, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी यहां पर जीत जरूर है। और मैं इस पर भी बात करूंगा कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये सीज फायर हो ही ना, ताकि पाकिस्तान को इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। भले ही सीज फायर हो तो उसमें फ्रांस की भूमिका हो या किसी और की भूमिका हो, स्पेन की हो जाए, चाहे किसी के भी भूमिका हो जाए, ब्रिटेन की हो जाए चाहे, लेकिन बस पाकिस्तान की भूमिका नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान की भूमिका हो करके अगर ये सीज फायर हो गया तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे साहब? उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि भारत के करोड़ों लोग
उनकी नौकरी के ऊपर, उनके पोर्टफोलियो के ऊपर संकट मंडरा रहा है, आपके ऊपर, मेरे ऊपर संकट मंडरा रहा है कि कल को क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह से लाइनें लगी हुई हैं, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको दिक्कत इस बात से हो रही कि पाकिस्तान क्यों पिक्चर में आ गया है। तो सारी चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो जिम्मेदार हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आकर के इस बात को कहें। इस बीच में 2-3 जो अपडेट्स निकल करके सामने आए, मैं फटाफट आपको वो बता देता हूं। कल एक ट्वीट किया गया इस्लामाबाद के अंदर ईरान के राजदूत की तरफ से, और ये कहा गया कि साहब ईरान की एक स्पेशल टीम आ रही है, और ये कुछ घंटों के बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। अब क्यों डिलीट किया साहब? अगर कोई टीम जा रही थी या कोई डेलीगेशन या कोई प्रतिनिधिमंडल जा रहा था तो क्यों डिलीट किया गया? क्या कल नहीं जा रहा था इसलिए डिलीट किया गया, या जा ही नहीं रहा है इसलिए डिलीट किया गया? भारत के अंदर जो ईरान के राजदूत हैं उनका एक बयान निकल करके सामने आया और उन्होंने कहा कि साहब हम बहुत खास पाकिस्तान को नहीं मानते हैं, पाकिस्तान को तो सिर्फ अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, हमारे लिए पाकिस्तान कोई भरोसेमंद साथी नहीं है। अब मुझे नहीं लगता है कि वो इस बात को सच्चाई में ही यही बात कहना चाह रहे होंगे, या फिर वो भारत में है और भारत के साथ में भी जाहिर सी बात है उनकी जिम्मेदारी है ये। जो भी राजदूत किसी दूसरे देश में तैनात होते हैं तो उनका 2 ही काम होता है, अपने लोग यानी जो ईरान के लोग यहां हैं उनको किस तरीके से सेफ एटमॉस्फेयर यहां पर मिले उसके लिए काम करना, और उस पर्टिकुलर देश में जहां पर आपकी तैनाती की गई है उस पर्टिकुलर देश के साथ में आपके देश के रिश्ते और बेहतर हों, उस पर्टिकुलर देश से आप व्यापार और दूसरी चीजें ज्यादा से ज्यादा लेकर के जा पाएं, ये सारे काम जो है वो एक राजदूत के, एक डिप्लोमेट के होते हैं। तो जाहिर सी बात है वो वैसी ही भाषा बोल रहे हैं कि भारत को भी यहां पर थोड़ा सा, क्योंकि वो सेंटिमेंट समझते हैं कि भारत जो है इस बात से बहुत ज्यादा खुश नहीं है कि पाकिस्तान को आपने क्यों चुना। आप सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी को चुना गया होता और आज ये बैठक, माफ कीजिए, जो कल होने वाली है वो इस्लामाबाद में ना होकर के दिल्ली में हो रही होती, तो दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त में रंगाई पुताई का काम चल रहा होता, झंडे लग रहे होते, मोदी जी के होर्डिंग्स लग रहे होते, और खास तौर पर आप यूं कहिए कि एयरपोर्ट से लेकर के और प्रधानमंत्री आवास तक एक अलग ही नज़ारा होता, और दुनिया भर में जो है वो एक मैसेज दिया जाता कि देखो नरेंद्र मोदी कितने बड़े नेता हो गए हैं। और ख़ास तौर पर फिर कई कई जगह पर जो है वो बीच बीच में महात्मा गांधी जी को, उनके पुतलों को जो है वो दिखाया जाता कि नहीं साहब, क्योंकि रिलेट करना है कि महात्मा गांधी जी की जो विरासत है उसको नरेंद्र मोदी आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। खैर, अब साहब चुप हैं, अब कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि साहब जो इजराइल और लेबनान, इजराइल और अमेरिका ने जो कुछ किया है, और खास तौर पर इजराइल ने सीज फायर का जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद में एक पगलाए हुए, एक बौखलाए हुए आदमी के तरीके से बिहेव किया है, एक सनक और एक जिस तरीके से आप यूं कहिए कि एक फ्रस्ट्रेशन जो आदमी का होता है, कि जैसे पता चलता है कि वहां पर कोई कुछ फैसला करके आ गया है, किसी का पिताजी जो है फैसला करके आ जाए पंचायत के अंदर कि भाई ठीक है हम इस तरफ नहीं जाएंगे, तुम उस तरफ नहीं आओगे, और हम अपने अपने बच्चों को समझा देंगे और ये फैसला हो गया, अच्छा जी राम राम हम चल रहे हैं। तो वो जो चौधरियों के बीच में जाकर के पिताजी वो जाकर के फैसला करके आए हैं, और घर पर जब उस निकम्मे नकारा बेटे को पता चलता है कि पिताजी ने फैसला कर लिया, तो घर के टीवी तोड़ने शुरू कर देता है, घर के गिलास तोड़ने शुरू कर देता है। कुछ नहीं होता है तो मां को, अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर देता है। तो उस तरीके से इजराइल जो है बिहेव करता हुआ नजर आया कि मारो 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 मारो, ठोको ठोको ठोको, और 10 मिनट के अंदर अंदर 100 से ज्यादा बम इजराइल ने गिरा दिए। यानी घर में जितने गिलास थे सब तोड़ दिए, टीवी था, कांच की बोतल थी, सब तोड़ मारे उन्होंने, शोकेस था वो सब तोड़ दिया उन्होंने, लाइट ट्यूबलाइट सब फोड़ दी। तो ये कुल मिलाकर के आप समझिए कि इजराइल का रवैया है जो पागलपन, मूर्खता और फ्रस्ट्रेशन उससे भरा हुआ था। नेतन्याहू को दुनिया जिस तरीके से जानती है, उन्होंने अपना वो चेहरा दिखा करके बताया कि नहीं तुम सही हो, मैं गलत नहीं हूं, मैं बिल्कुल वही हूं जो तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, मैं वही शख्स हूं जो तुम मेरे बारे में सोचते हो। और गजा के अंदर जो कुछ किया था वो
कोई ऐसा नहीं था कि बीती बात हो गई है, वो अभी भी मेरे अंदर है। वो बस उन्होंने एक बताने का काम किया पूरी दुनिया को कि भूल मत जाना, मैं वही गजा वाला आदमी हूं जो गजा के अंदर जिस तरीके का नरसंहार किया वही नरसंहार यहां पर भी। माफ कीजिएगा, कुछ शब्द मेरे बड़े कठोर हो रहे होंगे, लेकिन अगर आप सच्चाई को समझना चाहते हैं तो यही है। गजा के अंदर नेतन्याहू ने, उनकी सरकारों ने स्ट्रेचर पर, अस्पताल में, आईसीयू के अंदर ऐसी रिपोर्ट्स आई है सामने, अस्पतालों पर बमबारी की है। ये स्कूल वगैरह तो बहुत छोटी चीज हो जाती है उसके सामने। और ये जो डबल टैप वाला जो मामला था, इस युद्ध के दौरान हमने 40 दिनों की जंग के दौरान देखा कि ये जो डबल टैप यानी एक बार हमला करके और फिर से हमला करना, ये वो कोई नया इजाद किया हुआ फॉर्मूला नहीं है। ये तो बहुत पुराना इनका आजमाया हुआ फॉर्मूला है कि एक बार हमला करो, पब्लिक आएगी, रेड क्रिसेंट सोसाइटी के लोग आएंगे, बचाने के लिए आएंगे, और फिर एक बार और हमला करो ताकि आगे से कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। लोगों में इतनी दहशत फैला दो, लोगों में इतना डर पैदा कर दो कि लोग अपनी हुकूमत से कहें कि साहब हमको इनसे बचा लीजिए, इनके सामने सरेंडर कर दीजिए। ये सारी बातें। तो कुल मिलाकर के जो इजराइल की, अमेरिका की जो काली करतूत है वो यही है कि अमेरिका चाहे भी तो रोक नहीं पा रहा है, या अमेरिका चाहता ही नहीं है। अब 2-3 बातें इस पर सुन लीजिए और फिर उसके बाद में पाकिस्तान वाली बैठक पर फिर से आता हूं मैं। अब यहां पर जो हमला किया जा रहा है नेतन्याहू की तरफ से, दरअसल वो एक कोशिश ये है कि कल को अगर सीज फायर परमानेंट हो भी जाता है तो उससे पहले जितना नुकसान कर सकते हैं हिजबुल्लाह का, लेबनान का, बेरूत के अंदर, साउथ लेबनान में, वो सब नुकसान करो, मारो जितना मार सकते हो। कल को सीज फायर तो होना ही होना है, कल नहीं मार पाएंगे, अभी मौका है, जो रखे हुए पटाखे सब फोड़ दो। जैसे कि क्रिकेट का एक मैच होता है और क्रिकेट के मैच में आप पटाखे वगैरह लेकर के आए थे कि चौके छक्के लगेंगे, तब 2 पटाखे, 5 पटाखे, 10 पटाखे तब छोड़ेंगे, और पता चला कि साहब अब तो टीम जो है वो हारने वाली है और कहीं से कोई चांस है ही नहीं कि टीम जीत पाए। और ऐसे में अगर एक बैट्समैन आपका बचा हुआ है जो थोड़ा बहुत जो है वो सम्मानजनक स्थिति में आपको ले जा सकता है और वो चौके छक्के मार रहा है, तो उसी के चौके छक्के पर अपने सारे पटाखे खत्म कर लो, ताकि आपका मजाक ना बने कि साहब आप तो इतना बड़ा जखीरा लेकर के आए थे और आपकी टीम जो फुस्सी निकली। तो उस तरीके से जो है वो इजराइल कर रहा है और इजराइल मार रहा है बुरी तरीके से। अब देखिए, ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप पूरी पिक्चर को बहुत आसान भाषा में समझ जाए। इजराइल दरअसल इसलिए भी मार रहा है कि इजराइल अपने लोगों को एक मैसेज देना चाहता है, जो कट्टरपंथी लोग हैं वहां के, उनको मैसेज देना चाहता है कि साहब देखिए, हमने मारा है बहुत बुरी तरह से उनको, इतना मारा है कि वो 100 साल नहीं उबर पाएंगे, इतना मारा है उनको। लेकिन अगर आप हमास को देखेंगे, हिजबुल्लाह को देखेंगे, हुती को देखेंगे, इनकी फॉर्मेशन क्यों हुई, क्यों इनको बनाया गया, तो इनकी हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा कि साहब यहां पर मनसा क्या है और क्यों मारा जा रहा है और किस तरीके से मारा जा रहा है, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ये एक रेजिस्टेंस फोर्स है और रेजिस्टेंस फोर्स का काम यही है। रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो इसी काम के लिए बनी होती है और वो काम वो कर रहे हैं। अब 2-3 बातें और समझ लीजिए। यहां एक चीज बड़ी ध्यान देने वाली ये है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक है वो इस बात को चाहते हैं कि इजराइल मारे, ताकि हम भी एक तरीके से जो धीरे धीरे करके लोगों के जहन में हम चले जाएं। यानी अगर आपने एकदम सीधा पिन पॉइंट करके कोई सुई चुभो दी ऐसे करके तो ज्यादा दर्द होगा साहब, और ऐसे करके धीरे धीरे करके पूरी सुई अगर उतार दी, जैसे डॉक्टर करता है। अच्छा डॉक्टर क्या होता है, जो ऐसे से पहले स्किन को मसलता है और उसके बाद में ऐसे से मसलते हल्के से वैसे ऐसे करके और फिर ऐसे कर देता है। ऐसे नहीं करता कि भैंस को सुई जैसे लगाते हैं, भैंस वाले डॉक्टर में और जो जानवरों का जो डॉक्टर होता है और इंसानों के डॉक्टर में ये अंतर होता है। तो इजराइल और अमेरिका कुल मिलाकर के वही स्थिति कर रहे हैं कि भैया मारो मारो मारो, और लोगों को फिर ये हो जाए कि ठीक है चलिए हो गया। अब यहां पर ईरान के पास में क्या ऑप्शन है, दरअसल हमारी खबर यही है और हम इसी पर बात कर रहे हैं। मैंने सारी पिक्चर आपको इसलिए समझाई कि ईरान अब क्या करेगा और क्या उसको करना चाहिए और क्या वो करता हुआ नजर आ रहा है। जो रिपोर्ट्स में देख रहा हूं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। ईरान की तरफ से डेलीगेशन भेजा जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि ईरान किसी भी तरीके से इस बैठक को रद्द करेगा। ईरान इस बैठक में जरूर शरीक होगा, बस अब
देखना यह है कि वो इस बैठक को तवज्जो कितनी देता है। क्या मोहम्मद गालिबाफ बफ जो कि ईरानी संसद के स्पीकर हैं, क्या वो जाते हैं? क्या अब्बास अरागची वो जाते हैं? क्या ये दोनों जाते हैं? क्या इन दोनों में से एक जाएगा और एक डेलीगेशन बना करके उसको भेज दिया जाएगा? जैसे कि अब देखिए, अभी आप बांग्लादेश के अंदर वहां पर नए प्रधानमंत्री ने शपथ ली, लेकिन वहां पर नरेंद्र मोदी नहीं गए, वहां पर विदेश मंत्री नहीं गए, और वहां पर ओम बिरला को भेज दिया। और ओम बिरला को भी भेजा कब? जब उनके खुद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ था। तो जो राजनीति बड़ी बारीकी से काम करती है कि एक ओम बिरला को मैसेज ये दे दिया कि देखो हम तुम्हारे साथ में कितना खड़े हुए हैं, याद रखना इस बात को कि आज अविश्वास प्रस्ताव तुम्हारे खिलाफ आया हुआ है, तब भी हम आपको जो है सरकारी मेहमान बना करके भेज रहे हैं वहां पर। कल को इस बात को भूलना मत। और माइक वगैरह, कैमरा वगैरह, उसका बटन कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, कहाँ उठाना है, कहाँ क्या करना है, किसको कितना स्पेस देना है, इस बात को बहुत आसानी से अपने जहन में उतार लेना और बहुत बखूबी जो है इसको फिर आपको निभाना है। माफ कीजिए, बहुत सारी बातें आधिकारिक तौर पर नहीं कही जा सकती, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है साहब, और सच्चाई कुछ इशारों ही इशारों में आप समझ लीजिए। तो भारत ने भी जिस तरीके से उनको भेजा, तो हो सकता है कि अगर ईरान इस बैठक को ज्यादा तवज्जो ना देना चाहे तो एक डेलीगेशन सॉफ्ट तरीके से जो इस पर भेजा जा सकता है, और कुछ ऐसे चेहरे भेजे जा सकते हैं जो ये भी ना लगे कि हम बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं, और ये भी ना लगे कि हम बहुत तवज्जो इसको दे रहे हैं, कि हम बहुत शिद्दत से चाह रहे हैं कि हाँ सीज फायर हो जाए। ईरान आज भी इस तारीख को कहने के लिए तैयार है कि भैया युद्ध अगर होता है तो हमें फायदा है। ईरान आज भी इस बात को कह रहा है, क्योंकि अगर अभी युद्ध जारी रहा तो हम तो अपनी मिसाइलें, हम अपना जितना भी जो बैकअप का प्लान है उसको साथ के साथ तैयार कर रहे हैं। अमेरिका को मौका हम नहीं देना चाहते। अमेरिका पहले भी 15 दिन का समय खींच चुका है, अमेरिका अब 15 दिन का समय इसमें खींच लेगा, यानी कुल मिलाकर के 1 महीना। समझिए आप इस बात को, 22 तारीख को पहला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर की बात कही गई थी कि हम ये युद्ध में जो है वो रोक रहे हैं, उनको इतने दिन का समय दे रहे हैं, और उनके जितने पावर प्लांट्स हैं या फिर न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ऑयल फैसिलिटी, गैस फैसिलिटी, उन पर हमला नहीं करेंगे। बाकी हमले तो जारी रहे थे। तो वो 15 दिन का एक समय निकल गया। उसके बाद में अब 15 दिन का ये समय डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस तरीके से निकल जाए कि थोड़ा 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 मारते रहो, और ईरान पर मत मारो, और मारो तो उधर मारो, लेबनान पर मारो। ईरान पर भी खबर यह भी थी कि यूएई की तरफ से कुछ अटैक जो हुए हैं, हालांकि उस बात की बहुत ज्यादा पुष्टि नहीं हो पाई। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ईरान, उसका मैसेज बिल्कुल साफ है कि अगर युद्ध अगर आप चाहते हो तो इसमें हमारा फायदा है, क्योंकि आपका नुकसान तो पहले हो ही चुका है। आपके एयरबेस तो तबाह हो ही चुके हैं, आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तबाह हो चुका है। अब तो आप रिकवरी उसकी करेंगे। तो अगर युद्ध ही करना है तो 6 महीने बाद में क्यों करना, अभी कर लीजिए। तो ईरान मैसेज बिल्कुल साफ दे रहा है, वो दुनिया में किसी भी तरीके से इनको खाली हाथ जाने नहीं देगा कि ये कल को ये कहें कि साहब देखिए ईरान आया नहीं, ईरान समझौता चाहता नहीं। मुझे लगता है कि ईरान जाएगा, हर हालत में जाएगा। अब अगर नहीं जाता है, अगर मैं गलत हो जाऊं तो वो खबर भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन जिस तरीके से इस सीज फायर को लेकर के जो शिद्दत से काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, और उसके पीछे जो वजह है वो मैंने आपको बता दी है। और ऐसे में ईरान को तय करना है कि वो अब इस मामले में आगे क्या स्टेप लेता है। बहरहाल जो भी अपडेट्स निकल करके सामने आएंगे वो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आपको मेरी ये खबर कैसी लगी, ये जो अभी तक की जो जानकारी निकल करके सामने आई थी वो मैंने आपके सामने रखी। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके लिए मुमकिन है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर हमें सहायता जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।